हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री पैराडाइज में। आज हम आप सभी लोगों के लिए दूसरा पार्ट आया है जो कि द प्लाउ चैप्टर से है, 11th एग्रीकल्चर। हम इसे आज शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में जैसा कि देखा था कि हम हल के कार्य के बारे में बात की थी, हलों के प्रकार के बारे में बात की थी, हलों का वर्गीकरण किया था। तो उसके आगे की हम देखेंगे, अगर आप अपनी बुक्स में देखें तो सबसे पहला जो हल है वो देसी हल आता है। और देसी हल एक ऐसा हल है जो कि बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाउ में मैंने बताया था कि दो प्रकार के हल होते हैं, मिट्टी पलटने वाले और एक मिट्टी ना पलटने वाले। तो देसी हल या मिट्टी ना पलटने वाला एक हल है जो कि लकड़ी का हो सकता है या तो लोहे का हो सकता है। पुराने ज़माने में ये लकड़ी के चला करते थे। अगर हम इसे वास्तव में देखें तो एक कल्टीवेटर है, ना कि एक हल, क्योंकि यह मिट्टी को पलटता नहीं है। और हल का जो मुख्य कार्य होते हैं वो मिट्टी को पलटने से ही शुरू होता है। लेकिन हम इसको पुराने समय से इसको बोलते हुए आ रहे हैं कि एक हल है, तो अभी भी इसको हल के चैप्टर में ही रखा गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि देसी हल क्या होता है, कैसा होता है, तो देसी हल एक बहुउद्देशीय हल है जो कि कई सारे कार्यों के लिए एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप सभी लोगों के सामने आ रहा होगा, खाद मिलाने के, बीज बोने, खड़ी फसल में खरपतवार नष्ट करने, फसलों की बुवाई करने, भूमि को भुरभुरा बनाने आदि के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि ये मिट्टी को पलटता नहीं है, लेकिन ऊपर के जो कल्टीवेटर काम करता है उसी प्रकार से ये सारे काम कर सकता है। तो हम इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे, ये मल्टीपर्पज़ है तो इसके साथ हम कई कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इससे केवल एक जुताई ही ऊपर से कर सकते हैं। इससे हम खाद भी मिला सकते हैं, इससे बीज भी बोया जा सकता है और कई सारे कार्य किए जा सकते हैं। अगर इसके प्रयोग की बात करें कि इसको प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो बैलों के आकार पर इसे प्रयोग किया जाता है। तो मतलब देसी हल के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, देसी हल के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। तो देसी हल का प्रयोग के अनुसार देसी हल 3 भागों में बांटा गया है: भारी देसी हल, मध्यम देसी हल, हल्के विदेशी हल, हल्के देसी हल। इसको 3 भागों में, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में, हम भारी देसी हल की बात कर रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में प्रयोग किया जाता है। आकार जो इसका होता है 25 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 10 सेंटीमीटर गहरा लगता है इसका। मतलब जो आगे का फार होता है, भी फार के बारे में भी बात करेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला हिस्सा होता है तो उसको फार बोलते हैं, अभी आगे भी बात करेंगे। तो वो जो है 10 सेंटीमीटर गहराई लेता है और 25 सेंटीमीटर चौड़ाई के साथ चलता है। मध्यम देशी हलों के बारे में अगर हम बात करेंगे, या प्रदेश के मध्यम के जिलों में प्रयोग किया जाता है। इसका आकार जो होता है, मतलब कि ये 12.5 सेंटीमीटर ये चौड़ाई लेकर के चलता है और गहराई इसकी जो गहरा लगता है वो 10 सेंटीमीटर ही लगता है। और हल्के देसी हल के बारे में बात करेंगे तो ये देसी हल हल्के, भारी और इन सब के बारे में भी अभी बात करते हैं। हल्के देसी हल यह प्रदेश के पूर्वी जिलों में प्रयोग किए जाते हैं। इनका आकार 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 7 से 8 सेंटीमीटर गहरा होता है। यह ऐसा होता है कि भारी हल क्यों और हल्के हल क्यों बनाए जाते हैं। ये भूमि के आकार पर बनाए जाते हैं, बैलों की क्षमता पर बनाए जाते हैं। अगर बैल ज़्यादा भारी शरीर का है, ज़्यादा बोझा ढो सकता है, तो उसके लिए भारी से देसी हल बनाए गए हैं। और अगर पश्चिम के ज़िलों में देखा जाए तो वहाँ की भूमि भी थोड़ी ढीली है, जिसमें कि हल ज़्यादा लग जाएगा और बैलों पर ज़्यादा बोझा भी नहीं आएगा। तो इसलिए भारी और इस प्रकार के हल बनाए जाते हैं। अगर आप सभी लोग आगे इनके भाग के बारे में बात करेंगे, देसी हल के भाग, तो इसमें एक हैंडल लगा होता है जिससे कि हल को कंट्रोल किया जाता है। अगर वो किसी दूसरी दिशा में जा रहा है तो उसको वहाँ पर से कंट्रोल किया जा सकता है। इसको हम स्टीयरिंग, एक तरीके से हैंडल को, मतलब हैंडल स्टीयरिंग बोल सकते हैं, हल को इधर उधर बढ़ाने के लिए। हल जो होता है उसके ऊपरी सिरे पर एक मुठिया प्रकार की लगी होती है, उसको ही हम हैंडल बोलते हैं।
और जिसे मतलब स्टीयरिंग को पकड़ के जो पीछे चलता है उसे हलवाहा बोलते हैं, क्योंकि जो बैल चलाता है उसे हलवाहा बोला जाता है। और जो हरीस होती है, इसमें आप देख रहे होंगे अपनी बुक्स में, अगर देखेंगे तो इसको बीम बोलते हैं इंग्लिश में। और इसमें आगे की ओर दो खूंटियाँ लगी होती हैं और खांचे के छेद बने होते हैं, जिनकी सहायता से हल को जुएं से बांध दिया जाता है। और जुएं में क्या होता है कि बैल लगे हुए होते हैं और वो जुएं को खींचते हैं। तो और जुएं में लगी होती है हरीस, और हरीस के माध्यम से जुड़ा होता है हल। तो ये पूरा हल चलने लगता है। जब बैल चलता है तो ये पूरा हल उसके पीछे पीछे चलने लगता है। पराठा जो होता है यह एक तिकोने आकार का एक लोहे का फार लगा होता है। इसमें अधिकांश हलों में परोठा ही हल का काम करता है, मतलब हल तल का काम करता है। अधिकांश हलों में परोठा ही हल तल का काम करता है। इसी से हरीस जोड़ दी जाती है, जिससे कि ये खिंचता हुआ जाता है। तो नीचे इसमें हलतल नहीं होता है, एक भाग होता है हलतल, जिसके हम आगे भी बात करेंगे। मिट्टी पलटने वाले हलों की जब बात करेंगे तो मिट्टी पलटने वाले जो हल होते हैं उनमें हलतल भाग लगा हुआ होता है, तो हम उसकी वहाँ पर बात करेंगे। अब हम अगला देखेंगे, फार के बारे में देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप सभी लोगों को बताया था, फार जो होता है वो, अगर पुराने समय के अगर हलों की बात हम बात करेंगे तो उनमें लोहे का फार नहीं लगा हुआ होता था। जो शेयर होता था वो लोहे का नहीं लगा हुआ होता था, उनमें कोन बनी हुई होती थी, वो भी लकड़ी की, जिससे कि वो अंदर धंस जाते थे और मिट्टी को काटते हुए चले जाते थे। और अब जब लोहे का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हल का प्रयोग ज़्यादा बढ़ने लगा। फिर यहाँ पर उसकी जगह पर लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। तो अब तो अधिकतर लोहे का ही फार बनाया जाता है। अगर पच्चर की बात करते हैं, इसमें अगला भाग जो है पच्चर या फाना आता है। यह लकड़ी का चौकोर टुकड़ा होता है, मतलब कि पच्चर एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ होता है। इसका प्रयोग ये होता है कि जब हल ज़्यादा नहीं लग रहा होता है, मतलब ज़मीन में भूमि के अंदर नहीं लग रहा होता है, तो उसको पच्चर से कंट्रोल किया जाता है कि अब ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। जिस प्रकार से आप सभी लोगों को लगाना है तो उससे लगाने का कार्य किया जाता है। अगर आप सभी लोग देसी हल का प्रयोग के बारे में, मतलब देसी हल का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये सब अगर जानने की कोशिश करेंगे तो आप ये समझिए कि एक नुकीला फार होता है जो कि लकड़ी से बंधा हुआ होता है, और आगे की ओर एक हरीस गई होती है, जिसे डंडा मान सकते हैं आप सभी लोग। तो उसको आप किसी पावर से बांध सकते हैं, चाहे वो बैल की पावर हो, चाहे ट्रैक्टर की पावर हो, किसी की पावर से आप बांधिए। और तो आप अगर आगे खींचेंगे तो उससे वो मिट्टी पलटता हुआ जाएगा। जब वो मिट्टी में लगेगा तो उसके आगे से मिट्टी में पलटता हुआ आगे चला जाएगा। तो देसी हल एक बहुत ही साधारण प्रकार का हल होता है। अब हम आगे इसी हल के बारे में देखेंगे कि इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, देसी हल के गुण और देसी हल के दोष के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं देसी हल के गुण के बारे में। अगर हम देखें तो देसी हल मिट्टी पलटने वाला मोल्ड बोर्ड नामक भाग नहीं पाया जाता है, इसलिए यह मिट्टी को नहीं पलट सकता है। इसका यह गुण भी है और दोष भी है, आपके बुक में पहला पॉइंट लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक मल्टीपर्पज़ के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। अगर आपको खाद डालनी है, आपको खरपतवारों को नष्ट करना है, तो इस हल का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। और इस हल को बनाने के लिए कुछ आपको ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं होती है, और इस हल को गांव का एक सामान्य बढ़इया लोहार भी बना सकता है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा टेक्निक्स नहीं होती हैं, ज़्यादा लोहा नहीं लगा हुआ होता है और लकड़ी अधिकतर गांव में मिल जाती है। इसका हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि इस हल से एक दिन में 8 घंटे में औसतन, मतलब 1/3 हेक्टेयर, मतलब कि 0.33 हेक्टेयर भूमि को जोता जा सकता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, मिट्टी पलट हलों की अपेक्षाकृत सस्ते मूल्यों पर यह मिल जाता है। अब अगर आप सभी लोग इस बात को ध्यान देंगे कि जो चीज़ सस्ती होगी तो उसके काम भी बहुत कम होंगे, उसके काम भी बहुत सस्ते होंगे। तो इससे हम हल बोलते हैं, बट एक कार्य तो कल्टीवेटर का करता है।
अगर हम इसी प्रकार से ऐसे देखते रहे कि हमने इसी को बार बार चलाते रहे, इसी हल को हम बार बार चलाते रहे, देसी हल से हम भूमि की जुताई करते रहे, तो जो हमें मिट्टी पलटने वाले हलों से लाभ प्राप्त होता है भूमि का, वो हमें इससे नहीं प्राप्त हो पाएगा। लेकिन यह सस्ते मूल्यों पर बन जाता है। एक गरीब किसान, कह सकते हैं गरीब किसान के लिए यह हल बहुत ही उपयोगी है। देसी हल प्रायः सभी किस्मों की भूमियों में समान रूप से प्रयोग किया जा सकता है। जैसा देखा था कि जो देसी हल है वो इसलिए सभी भूमियों में कार्य कर सकता है क्योंकि उसको अलग अलग तरीके से बनाया गया है, अलग अलग भूमियों के लिए अलग अलग हल बनाए गए हैं, तो इसलिए वो सभी भूमियों में कार्य कर सकता है। अगर हम देखते हैं अब इसकी डिमेरिट्स के बारे में, देसी हल के दोष के बारे में, तो इसका पहला जो दोष है, यह हल वी आकार का कूड़ बनाता है, इसलिए इस हल की बनाई गई कूड़ों के बीच में बिना जुती भूमि रह जाती है। इस हल का प्रयोग अगर सही तरीके से किया जाए तो इसको बार बार जुताई करके इसको प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसकी डिमेरिट्स तभी ख़त्म होगी जब इसको बार बार से हम जुताई करेंगे। जैसा हम देखते हैं कि वी आकार का, चाहे कोई भी हल हो, लगभग सारे हल वी आकार का ही कोण काटते हैं। फिर उसके बाद में जो मिट्टी रह जाती है उसके बीच में काटने के लिए हमें क्रॉस हैरोइंग करने की आवश्यकता होती है। तो हम अगर क्रॉस हैरोइंग करेंगे तो ये वी आकार का कोण नहीं बनेगा, और अगर क्रॉस हैरोइंग नहीं करेंगे तो वी आकार का कोण बनेगा और उसके बीच की जो मिट्टी है वो रह जाएगी। इस हल द्वारा जो भूमि जोतने पर मिट्टी पलटती नहीं है। ये तो पहले ही देख चुके हैं कि देसी हल एक ऐसा हल है जिसमें कि मिट्टी नहीं पलटती है। देसी हल का प्रयोग करने पर बलों पर ज़्यादा बोझ इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ये केवल मिट्टी को चीरता है, ना कि पलटता है। जो मिट्टी को चीरता, पलटता और मिट्टी को भुरभुरी करता, तीनों काम करता होगा, उस पर तो ज़्यादा बोझा पड़ेगा ही। तो आप सभी लोगों से एक निवेदन था कि हमारा यूट्यूब चैनल एग्री पैराडाइज सब्सक्राइब करें, और इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू रखते रहेंगे। आप सभी लोग इसको शेयर भी करें और लाइक करें। कुछ दिक्कतें रह गई हों तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, उनका समाधान बहुत ही जल्द किया जाएगा। अगर आपको 11th और 12th एग्रीकल्चर से कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी समस्या आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल मिल जाएगी, आप उस पर एसएमएस कर सकते हैं। आपको तुरंत उसका समाधान बताया जाएगा या फिर जो आपकी मदद की जा सकती है वो की जाएगी। इस चैनल का बनाने का यही मुख्य उद्देश्य है कि 11th एग्रीकल्चर और 12th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल प्राप्त कराया जा सके, और आप सभी लोग जुड़े रहते हैं तो इसको हम आगे भी ले जाएंगे। तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय बताएं कैसा लगा आप सभी लोगों को। तो इस पार्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो पार्ट आएगा इस चैप्टर का थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस चैप्टर में पूरा आप सभी लोगों को कंफर्म करा दिया जाएगा कि कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा और सारे सब्जेक्ट्स को एग्री पैराडाइज पर लाया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।